तो सभी बहनों एवं भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश महिला परीक्षक भर्ती 2025 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। सामान्य ज्ञान एवं तार्किक क्षमता का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। यानी कि इससे पहले सभी सब्जेक्ट के 6 प्रैक्टिस सेट हम अपलोड कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है महिला परीक्षक फ्री क्लास के नाम से, वहां पर जाकर के आप पुरानी सारी वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं, तो तार्किक क्षमता यानी कि रीजनिंग भी आपका सामान्य ज्ञान में ही आता है। तो मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, एक्ट, योजनाएँ, ये सारे जो आपके सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आते हैं, उनके प्रश्नों को आज हम यहाँ पर सॉल्व कराने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। लास्ट में आपको मैथ और रीजनिंग के प्रश्न भी देखने को मिलेंगे, ट्रिक भी बताएँगे और सिंपली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जितनी भी वीडियो आगे आने वाली हैं, वो टाइम टू टाइम आप तक पहुँच सकें। और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लेना, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच सके जैसे ही हम क्लास को अपलोड करें। ठीक है, ये आपके एग्जाम में 55 नंबर का आने वाला है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 6 की चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, उससे पहले आपको बता दें, महिला सुपरवाइजर के एमपी महिला सुपरवाइजर के सुपर नोट्स तैयार हो चुके हैं। चारों सब्जेक्ट के सुपर नोट्स मात्र 128 रुपए में आपको मिलने वाले हैं। इसके लिए आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके नोट्स अपने मंगवा लेने हैं। ठीक है, सर नोट्स में क्या क्या मिलेगा, तो 4 सब्जेक्ट आपके एग्जाम में दिए गए हैं। पोषण एवं स्वास्थ्य 55 नंबर का, जिसे हम न्यूट्रिशियन कहते हैं, ये 55 नंबर का आने वाला है। तो इसको कंप्लीट हमने अपने नोट्स में कवर किया सिलेबस के अकॉर्डिंग। सामान्य ज्ञान, जिसमें मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, एक्ट और योजनाएं रहेंगी, इसको भी हमने कंप्लीट कवर किया है। मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर के अलग से आपको नोट्स दिए जाएंगे इसी के साथ में। उसके बाद में शिशु देखभाल, जिसे हम बाल विकास कहते हैं, ये भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर किया गया है पीडीएफ नोट्स में। और मैनेजमेंट, जो कि प्रबंधकीय कौशल है, तो ये भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने कवर किया है। तो इन चारों सब्जेक्ट के कंप्लीट सिलेबस के थ्योरी नोट्स आपको उपलब्ध होंगे, मात्र 128 रुपए में आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। अभी भी आपके पास में लगभग 29-30 दिन का समय बचा हुआ है। नोट्स को इस तरह से हमने डिज़ाइन किया है कि आप आराम से, अगर 6 घंटे डेली पढ़ रहे हैं, तो आप आराम से इन नोट्स को 3 दिन में 2 बार कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है? तो अगर यहाँ पर आप 2 बार कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपकी आसानी से बढ़िया तैयारी हो जाएगी। बाकी प्रैक्टिस हम डेली यूट्यूब पे करा ही रहे हैं, तो आप आसानी के साथ में 660 में से 1 सीट अपनी पक्की कर लेंगे। ठीक है? तो तुरंत अपने नोट्स मँगवा लीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर अभी भी आपने तैयारी नहीं शुरू की है, तो आप अभी भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है? इसके लिए आपको कुछ खास करना नहीं, ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी पर आपको 128 रुपए का पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इसी पर सेंड कर देना है। तुरंत की तुरंत आपको नोट्स व्हाट्सएप पर ही सेंड कर दी जाएँगी, क्योंकि घर पर अब भेजने का समय नहीं बचा है। 15 दिन में आपके घर पर पहुँचेंगी और 28 से पेपर है, तो फिर आप तैयारी कब करेंगे, है ना? इसलिए तुरंत की तुरंत आपको कम पैसे में, मात्र 128 में, चारों सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स व्हाट्सएप पर ही पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। चलिए भाई, अपनी क्लास शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है। देखिए, शुरू में फैक्ट वाले प्रश्न हैं, तो इनको हम जल्दी-जल्दी करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि लास्ट में हमको मैथ और रीजनिंग करना है। ऐसा ही आपको एग्ज़ाम में भी करना है। जो प्रश्न आपको एक एक बार में निगाह में सॉल्व हो जा रहे हैं, उनको जल्दी-जल्दी करके आपको आगे निकल लेना है, जिससे कि मैथ और रीजनिंग के लिए आप समय बचा सकें। ठीक है? आइए देखते हैं पहला प्रश्न है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत कब हुई थी? फैक्ट वाला प्रश्न है। 25 सितंबर 2020, 25 सितंबर 2014, 2019 या फिर 2021, कब शुरू हुई थी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना? सही आंसर देख लें, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 25 सितंबर 2014 को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत की गई थी। इसमें क्या था, तो गांव में जो भी रहने वाले युवा लोग हैं, उनको कौशल योजना के तहत जोड़ा जाएगा। उनको विभिन्न चीज़ों की कौशल प्रदान किया जाएगा, जैसे कि कोई सिलाई सीखना चाहता है तो सिलाई उसको सिखा दी जाएगी, कोई कंप्यूटर सीखना चाहता है, साइबर कैफ़े खोलना चाहता है, तो कंप्यूटर के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो इस योजना के तहत गाँव के सभी युवाओं को शिक्षित किया गया था, उनको कौशल की जानकारी दी गई थी। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना की शुरुआत कब की गई थी? ये भी फैक्ट वाला प्रश्न है। और ऑप्शन देख लीजिए, 3 मई 2017, 3 मई 2018, 3 मई 2019 या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। 3 मई 2018 को मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना की शुरुआत की गई थी। इसमें क्या होता था, जिन भी बहनों की शादी होती थी, ठीक है ना, जिन भी बहनों की शादी होती थी, तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा इनको जो है कुछ राशि प्रदान की जाती थी, कुछ सहायता दी जाती थी इनके सभी माता-पिता लोग को, कि इन लोगों की जो है मतलब शादी करवा सकें। और जो भी दहेज जो भी देना चाहते हैं, अब वो लोग तो दहेज कहते नहीं थे, लेकिन घर गृहस्थी का जो भी सामान देना चाहते थे, तो मुख्यमंत्री कल्याणी योजना के तहत जो है इनकी मदद की जाती थी। 3 मई 2018 को यह योजना शुरू की गई थी। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में शुरू की गई थी, ध्यान रखना।
अगला देखिए, अगली योजना है मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2010-11 में, 2006-7 में, 2001 में या फिर आपका 2009-10 में? आइए आंसर देखें, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्ष 2000 और 2001 के बीच में मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत की गई थी। मध्य प्रदेश में जितने भी ग्राम हैं, उनका विकास करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई थी 2000-2001 के बीच में। वैसे योजनाओं की हमने पीडीएफ अलग से दे रखी है, आप सबको पता है, जिन लोगों ने पीडीएफ खरीद रखी होगी और वो पढ़ कर के आए होंगे, आज देखिए उनको कितना मज़ा आने वाला है, ठीक है ना? आपको जो 100 योजनाओं वाली प्रश्न दी गई है, 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना, अगर वो आप पढ़ कर के आए होंगे, देखिए कितना आपको मज़ा आने वाला है। जो शारीरिक ज्ञान की आपको पीडीएफ दी गई है नोट्स, उसको पढ़ कर के आए होंगे, तो देखिए आज कितना आपको फ़ायदा यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन किस डाटा संचरण का उदाहरण है? ये आपका कंप्यूटर का प्रश्न है, ठीक है? तो जो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन होता है, किस प्रकार के डाटा संचरण का उदाहरण है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, फिर आपको सिंपल भाषा में समझाते हैं। फुल डुप्लेक्स का उदाहरण है, सिंप्लेक्स का उदाहरण है, हाफ डुप्लेक्स का उदाहरण है या फिर इनमें से कोई नहीं? आइए आंसर देखें, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ये आपका फुल डुप्लेक्स का उदाहरण है। सिंप्लेक्स क्या होता है? सिंप्लेक्स का मतलब है कि एक तरफ से संचार होगा, जैसे कि आपका टीवी हो गया। टीवी में जो चीज़ एंकर बोल रही, मान लीजिए कोई आपको न्यूज़ सुना रहा है, तो जो चीज़ वो बोल रही है आप केवल केवल वही सुन रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं वो उसको सुनाई नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना? तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिंप्लेक्स मॉडल होता है, जहाँ पर केवल एक दिशी संचार होता है, केवल एक ही दिशा में संचार होता है। लेकिन जो आपका मोबाइल है, वो आपका क्या है, द्विदिशीय संचार है, जिसे हम फुल डुप्लेक्स कहते हैं। आप यहाँ पर एक स्क्रीन लगी हुई है, आप यहाँ पर नंबर भी डायल कर सकते हैं, स्क्रीन पर बात कर सकते हैं। सामने वाले के मोबाइल से आप अगर बात कर रहे हैं, तो वो भी आपको जवाब दे रहा है, आप भी उसको जवाब दे रहे हैं, यानी कि फुल डुप्लेक्स है। साथ ही साथ में अब वीडियो कॉल भी हो गया है, तो आप देख कर के भी बात कर सकते हैं। तो मोबाइल आपका फुल डुप्लेक्स संचरण का उदाहरण हो जाएगा। टेलीविज़न आपका सिंप्लेक्स संचरण का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि उसमें केवल एक दिशी संचार होता है और मोबाइल में द्विदिशीय संचार होता है। दोनों तरफ से आप लोग बातचीत कर सकते हैं। आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। डेली हम देखते हैं, सब लोग कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है और हम और उत्साह के साथ में आपके लिए कार्य करते हैं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, हृदयघात के सामान्य लक्षण क्या होते हैं? यानी कि जब हार्ट अटैक आता है तो लक्षण क्या रहते हैं? कैसे आप पता करेंगे कि हाँ, ये हार्ट अटैक इनको आने वाला है, जो है उनकी मदद की जानी चाहिए। ऑप्शन ए देखते हैं, पसीना आना, साँस लेने में कठिनाई होना, छाती के बीच में तेज़ दर्द होना या फिर उपरोक्त सभी। आइए आंसर देखें, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी। जो भी व्यक्ति अगर उसको हार्ट अटैक आने वाला होगा तो सबसे पहले उसको पसीना आना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्लड बहुत तेज़ी से जो है अपने शरीर में दौड़ने लगता है, तो हाई बीपी हो जाता है, तो पसीना आने लगता है। साँस लेने में कठिनाई हो जाएगी और छाती के बीच में जो है बहुत तेज़ी से दर्द होने लगेगा, तो समझिए इनको हार्ट अटैक आने वाला है और तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ये भी फैक्ट वाला प्रश्न है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य उपचार हेतु प्रति परिवार प्रति वर्ष कितने रुपए तक की राशि उपलब्ध कराई जाती है? तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह योजना शुरू की गई है, जन आरोग्य योजना। तो कितनी राशि उपलब्ध कराई जा रही है? देखिए, 5 लाख, 10 लाख, 7 लाख या फिर 9 लाख? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5 लाख रुपए की राशि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत उपलब्ध कराई जाती है। फैक्ट वाला प्रश्न है, आगे बढ़ लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फुल फॉर्म आपसे आपको पता ही है, 2 से 3 फुल फॉर्म आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएँगे। देखिए, कंप्यूटर के क्षेत्र में SAN का क्या अर्थ होता है? और ये कंप्यूटर की पीडीएफ भी हमने आपको साथ में ही दे रखी है, जिन लोगों ने 128 वाली पीडीएफ मंगाई है, कंप्यूटर की पीडीएफ साथ में दे रखी है। टॉप 300 प्रश्न की पीडीएफ है, हालाँकि उसमें 100 प्रश्न ही है, लेकिन आगे चल कर के उन और जो पीडीएफ बनाएँगी वो भी हम आपको देंगे, ठीक है ना? अभी तो ये पहले प्रैक्टिस सेट समाप्त कर लेते हैं, लगभग 10-10 प्रैक्टिस सेट सभी के लगा लें, जिससे कि आपको एक फुल कॉन्फिडेंस आ जाए। चलिए, तो कंप्यूटर के क्षेत्र में एसईएन का क्या तात्पर्य है? सब एरिया नेटवर्क, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, स्टैंडर्ड एरिया नेटवर्क या फिर स्टोरेज एडेड नेटवर्क? आइए आंसर देखें, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्टोरेज एरिया नेटवर्क, ये एसएएन का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर के क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, ये भी आपका कंप्यूटर से ही प्रश्न है। एमएस एक्सेल 2010 में रोज की पहचान निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? यानी जो आपके कॉलम और रो बने रहते हैं, इनमें रो को हम किससे दर्शाते हैं? एबीसी से दर्शाते हैं, 1 2 3 से दर्शाते हैं, स्टार एंड प्लस से दर्शाते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? आइए आंसर देखें, सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो रो बनी रहती हैं उन रो को हम 1 2 3 के द्वारा दर्शाते हैं। जैसे अगर A1 लिखा हुआ है तो इसमें क्या होता है, ये रो आपकी 1 नंबर की होती है, जिसमें अगर न्यूमेरिक लेटर है यानी कि 1 2 3 लिखा है तो ये आपका रो को दर्शाता है, और ये ABCD जो लिखा है ये आपके कॉलम को दर्शाता है। तो ध्यान रखना, A1 में A कॉलम है और 1 रो है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नंबर 9 क्वेश्चन देखिए,
बालक श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया था? ये भी फैक्ट वाला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। एक्ट की पीडीएफ भी आपको हमने दे रखी है। टॉप 100 जो एक्ट हैं, जो आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, उनकी पीडीएफ आपको हमने अलग से दे रखी है, सबको पहुंचा दी है। जिन लोगों ने पीडीएफ परचेज की है 128 वाली, उन सबको एक्ट की, योजनाओं की, कंप्यूटर की, इन सब की पीडीएफ मिल चुकी है, ठीक है ना? तो आप भी तुरंत अपनी पीडीएफ मंगवा लीजिए, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब जो लोग एक्ट को पढ़ के आए होंगे, शारीरिक ज्ञान की पीडीएफ पढ़ करके आए होंगे, कंप्यूटर की पीडीएफ पढ़ करके आए होंगे, देखिए धड़ाधड़ आंसर लगा रहे होंगे। ठीक है, तो बताइए, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, दिख ही गया है तो कोई दिक्कत नहीं। 23 दिसंबर 1986 को बालक श्रम प्रतिषेध और विनियमन एक्ट पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? कौन सा इनमें से वेब ब्राउज़र नहीं है? आइए देख लेते हैं। क्रोम, ये तो वेब ब्राउज़र ही है। सफारी, ये भी ये वेब ब्राउज़र होता है। फायरफॉक्स, ये भी वेब ब्राउज़र होता है। लेकिन जो आपका गूगल है, ये गूगल क्या होता है? ये गूगल आपका सर्च इंजन होता है। आप वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन में क्या डिफरेंस है? वेब ब्राउज़र का अर्थ है कि इसी के अंदर आपको सर्च इंजन मिलेगा। जैसे कि आप अपना मोबाइल देखते हैं, उसमें गूगल क्रोम खोलते हैं, ठीक है ना? तभी तो आप गूगल खोल पाते हैं। पहले गूगल क्रोम पर क्लिक करेंगे तो ये जो गूगल क्रोम है ना, ये आपका क्या हो जाएगा? वेब ब्राउज़र हो जाएगा। और इसके अंदर जब गूगल लिख कर के आता है, इस पर आप सर्च करते हैं, तो गूगल आपका सर्च इंजन हो जाएगा, ठीक है? तो ये तीनों वेब ब्राउज़र हैं, क्रोम, सफारी, फायरफॉक्स, ये तीनों वेब ब्राउज़र हैं और गूगल जो है वो आपका सर्च इंजन होगा। यही इसमें अलग पूछा गया था, कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो गूगल वेब ब्राउज़र नहीं बल्कि सर्च इंजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? 1 मिनट, ठीक है, चारों ऑप्शन आ गए। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अनुसार लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत क्या-क्या आता है? ये पूरा अच्छे से पढ़ा रखा है हमने, ठीक है? देखिए, शारीरिक संपर्क, लैंगिक अनुकूलता की माँग, लैंगिक अनुपयुक्त टिप्पणियाँ या फिर उपरोक्त सभी, कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो महिला के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत आएँगी? यानी कि अगर उसको उत्पीड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, तो कौन-कौन सी चीज़ें इसके अंतर्गत आएँगी, जिसको जो है अलग से कानून में लिख रखा है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या? जैसे कि शारीरिक संपर्क, कार्यस्थल पर कोई महिलाओं को अगर छूता है, तो वो भी इसके उत्पीड़न के अंतर्गत आएगा। लैंगिक अनुकूलता की माँग, यानी कि जो आप उससे डिमांड कर रहे हैं, उस डिमांड को पूरी करने के लिए प्रेशराइज़ कर रहे हैं, तो ये भी इसके अंतर्गत आएगा। और लैंगिक अनुपयुक्त टिप्पणियाँ, यानी कि आप भद्दे कमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर, तो वो भी इसके अंतर्गत आएगा, लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत आएगा। ये तीनों चीज़ें, यानी कि ये सभी उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाने वाला है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 12। मिंत्रा.com ये किसका उदाहरण है? एकल उपयोगकर्ता डेटाबेस का, बहु उपयोगकर्ता डेटाबेस का, ई-कॉमर्स का या फिर उपरोक्त सभी? आइए आंसर देखिए, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ई-कॉमर्स का यह उदाहरण है। अब ई-कॉमर्स क्या होता है? ई-कॉमर्स का अर्थ है कि जैसे आप कोई भी चीज़ मंगवाते हैं ना, अब आपने मिंत्रा.com कम सुना होगा, वैसे सुना भी होगा, प्रचार चलता रहता है, मिंत्रा से ये मंगवा लो, मिंत्रा से वो मंगवा लो। लेकिन आप ऐसे समझिए, आपने ये सुना होगा फ्लिपकार्ट से मंगवा लो, ठीक है? फ्लिपकार्ट से मंगवा लो, अमेज़न से मंगवा लो, अमेज़न से मंगवा लो। तो क्या होता है, ये फ्लिपकार्ट और अमेज़न जो है ना, ये भी एक तरह के ई-कॉमर्स की साइट होती हैं, ठीक है ना? तो यही ये मिंत्रा.com जो है वो भी फ्लिपकार्ट और अमेज़न की तरह ही है, ठीक है ना? अभी एक स्नैपडील चलता है और कौन-सा मीशो है, तो ये सब किसके उदाहरण हैं? ये ई-कॉमर्स के उदाहरण हैं। ये आपको ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी ही आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए, मीशो तो सबसे ज़्यादा बहनें लोग जो है ना, सभी बहनें मीशो का उपयोग ज़रूर करती होंगी, ठीक है ना? कोई चीज़ मँगवाने के लिए। करते हैं कि नहीं करते हैं? बताइए कमेंट बॉक्स में। मीशो से मंगवा लो, फ्लिपकार्ट से मंगवा लो, लेकिन मीशो का ज़्यादा यूज़ करती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कुछ लोग नायका का यूज़ करती हैं। नायका क्या होता है? ब्यूटी प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है? तो ये सारे के सारे ई-कॉमर्स के एग्ज़ाम्पल हो जाएँगे। मानव शरीर के किस अंग में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है? बताइए। जिन लोगों को शारीरिकी की पीडीएफ मिली है, टॉप 100 प्रश्न वाली, उसमें ये क्वेश्चन हमने करा रखा है। देखिए, तो मानव शरीर के किस अंग में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है? यकृत में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में या फिर आमाशय में? कहाँ पर होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यकृत में जा करके जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित हो जाता है। इसमें क्या है, हम आपको जो 128 वाली पीडीएफ है, उसमें बायोलॉजी की पीडीएफ दे रहे हैं। अब आप कहोगे सर बायोलॉजी तो हमारे एग्ज़ाम में आएगी ही नहीं। आएगी भैया, केवल 2 चैप्टर आएँगे बायोलॉजी के। एक आपका पाचन तंत्र आएगा, एक आपका स्वतंत्र तंत्र आएगा और एक आपकी ग्रंथियाँ आएँगी। ये 3 चैप्टर बायोलॉजी से आने वाले हैं। लेकिन हमने आपको बायोलॉजी के सारे चैप्टर, कंप्लीट बायोलॉजी की पीडीएफ दी है, ठीक है ना? क्यों दी है सर? जिससे कि वो अन्य एग्ज़ाम में काम आ जाए। कोई अन्य एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं, तो उसमें भी आपकी ये बायोलॉजी की कंप्लीट पीडीएफ काम में आ जाएगी। बायोलॉजी में जितने चैप्टर होते हैं, उन सारे चैप्टर को चित्र के साथ में, डायग्राम के साथ में हमने जो है अपनी पीडीएफ में कवर किया है। तो वो पीडीएफ भी आपको दी गई है। आप लोग देखना, बायोलॉजी की पीडीएफ अलग से दी गई है आप लोगों को, ठीक है? तो वहाँ पर केवल 3 ही चैप्टर पढ़ने हैं, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और आपका ग्रंथियाँ वगैरह, ठीक है ना? तो इनको पढ़ लेना, बाकी कोई अन्य एग्ज़ाम हो तो उसमें भी आप उसको पढ़ सकते हैं। चलिए ऑप्शन ए सही है। 14 नंबर देखिए, 14 नंबर है,
दहेज की कुप्रथा को समाप्त करने के लिए दहेज निषेध एक्ट कब लागू किया गया था? 70 में, 1971 में, 59 में या 61 में? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 1961 में दहेज उन्मूलन एक्ट लागू किया गया था। सब लोगों को पता होगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 है, पहले इसका नाम क्या हुआ करता था? ज्योति अधिनियम, बालिका अधिनियम, शारदा अधिनियम या फिर कोई नहीं? सबको पता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना? शारदा एक्ट अभी तक आप पढ़ते हुए आए थे, तो शारदा एक्ट इसका पुराना नाम हुआ करता था, जिसका नाम बदल करके अब बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 कर दिया गया है। इसमें बालिकाओं का बाल विवाह रोका जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? अब ये ग्रंथि वाली भी हमने पीडीएफ दे रखी है, जो टॉप शारीरिकी की प्रश्न दी है ना, उसमें ग्रंथियां कवर कराई हैं, हार्मोन्स कवर कराए हैं। तो चलिए बताइए, कौन सी ग्रंथि है जो मास्टर ग्लैंड कहलाती है? पैनक्रियाज, पिट्यूटरी, थायराइड या फिर कोई नहीं? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पिट्यूटरी जो ग्रंथि है वो मास्टर ग्रंथि कहलाती है। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले, ठीक है ना? कोई वहाँ रॉकेट साइंस नहीं आएगा, यही प्रश्न आपके एग्जाम में छपे हुए मिलेंगे। बहुत से लोग फ़ोन करके पूछते हैं, सर कैसे प्रश्न आएंगे, बहुत घबराहट हो रही। क्यों घबराहट हो रही भैया? आप डेली क्लास कीजिए, पीडीएफ लीजिए, पीडीएफ से थ्योरी कवर कीजिए अपना पूरा सिलेबस, और यहाँ पर आप प्रैक्टिस कीजिए। कैसे आप नहीं पास होगे भाई? बिल्कुल 101% आप सफल होगे, ठीक है? चलिए, अब जिन लोगों ने पढ़ा होगा पीडीएफ में, देखिए यहाँ आंसर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी पिट्यूटरी ग्लैंड आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी होती है? बताइए, अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ी कौन सी है? अवटु ग्रंथि जिसे हम थायराइड कहते हैं, या फिर पीनियल ग्लैंड, या फिर अधिवृक्क ग्रंथि, या फिर पीयूष ग्रंथि? बताइए कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? याद रखना, हमने जब आपको टॉप 100 प्रश्न कराए थे शारीरिकी वाले, उसमें हमने स्पेशल आपको बताया था, ऐसे मार्क करके बताया था, अगर आपसे अंतःस्रावी ग्रंथि पूछ रहा है सबसे बड़ी, तो वो आपकी थायराइड ग्लैंड हो जाएगी। तो थायराइड ग्लैंड इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्लैंड होती है। चलिए, यहाँ से आपका मैथ रीजनिंग शुरू होने वाला है। पहला प्रश्न आपका, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में इस बार एमपी टेट में बहुत धूम मचाई थी इन प्रश्नों ने। 3 से 4 प्रश्न हर उसमें शिफ्ट में आ रहे थे। लोग बड़े परेशान कि सर इसको कैसे करना है? आइए बताते हैं कैसे करना है। किन 2 चिन्हों और संख्याओं को आपस में बदलने पर समीकरण सही हो जाएगा? एक समीकरण आपको दिया रहेगा, फिर उसमें कहेंगे इन चिन्हों को आपस में बदल दो कि ये समीकरण सही हो जाए। चलिए देखते हैं किसको बदल सकते हैं। तो 9 डिवाइड बाई 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 5 दिया गया है। इसको हमें 20 के बराबर करना है, और इनमें से किसी एक को जो है चेंज करना रहेगा, ठीक है? तो आप एक-एक करके सबको रख करके देख सकते हैं, लेकिन हम सीधे आंसर की ओर चलते हैं, उसके बाद में आपको बताते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। चलिए इसे सॉल्व करके देख लेते हैं, देखिए। अब इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसी के लिए हम जो है आपके फैक्ट वाले प्रश्नों को जल्दी-जल्दी करा रहे थे, जिससे बाद में हम लोग समय निकाल सकें। देखिए, क्या लिखा हुआ है? 9 डिवाइड का चिन्ह है 3, प्लस का चिन्ह है 7 गुणा 4 माइनस 5 बराबर 20। अब इसको जैसे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, उसको चेंज करते हैं। इन्होंने कहा है कि प्लस को और गुणा को चेंज कर दो, यानी इस प्लस की जगह पर आपको गुणा कर देना है, और इस गुणा की जगह पर आपको प्लस कर देना है। और क्या, 9 और 7 को चेंज कर दो। 9 की जगह पर आपको 7 लिख देना है, और 7 की जगह पर आपको 9 लिख देना है, ठीक है ना? ऐसे हमको चेंज करना है। एक-एक ऑप्शन आप रख करके देख सकते हैं, लेकिन अपन को बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए केवल अपन आंसर पे काम कर रहे हैं। ऑप्शन सी आंसर है, तो ऑप्शन सी को हमने इसमें फिट कर दिया, ठीक है? फिट करने के बाद में हम देखते हैं कि इस तरह का आपके सामने एक पूरा समीकरण बन के आ जाएगा। जब आप चेंज कर देंगे तो ये बन के आएगा 7 डिवाइड बाई 3, यानी कि 7 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस 4 माइनस 5 बराबर 20, ठीक है? इस तरह से आपके सामने आ जाएगा जब आप चेंज करके रख देंगे। अब चलो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 से 9 को काटिए, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, ठीक है? तो अब देखिए 7 गुणा 3 कितना होता है? 21 होता है, तो 21 हमने लिख दिया। चलिए सॉल्व कर देते हैं। 21 लिख दिया। उसके बाद में प्लस 4 माइनस 5 बराबर 20। दोनों तरफ बराबर करना अपन को, ठीक है? 21 और 4 को जोड़िए, कितना होता है? 21 और 4 25 होता है। 25 में से 5 घटा दीजिए, 20 आ जाएगा, यानी कि 20 इस तरफ भी आ गया और 20 इस तरफ भी आ गया। ये कौन-सा ऐसा ऑप्शन था जो इसको संतुष्ट कर रहा था? ऑप्शन नंबर सी आपका ऐसा आंसर था जो इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा था, इसको चेंज करने पर संतुष्ट कर रहा था, ठीक है? समझ में आ गया? फिर से आपको बता देते हैं, देखिए, जहाँ पर ये समीकरण आपको दिया रहेगा, इनमें से एक ऐसा ऑप्शन होगा जो इसको मतलब कि कह कह सकते हैं कि सैटिस्फाई करेगा इसको चेंज करने पर। तो जहाँ-जहाँ पर चेंज करने के लिए बोला गया, वैसा-वैसा चेंज करके अपन देख लेंगे। ऑप्शन सी अपना आंसर है, हम जानते हैं, इसलिए सीधे हमने ऑप्शन सी पर क्लिक किया है। आपको तो पता रहेगा नहीं पहले से, तो आपको सारे ऑप्शन को इसमें फिट करके देखना रहेगा, ठीक है?
तो इसमें कह रहा है प्लस और गुणा को चेंज करना है, यानी प्लस की जगह पर गुणा लिख दीजिए और गुणा की जगह पर प्लस लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद 9 और 7 को भी चेंज कर दीजिए, यानी 9 की जगह पर आपको 7 लिख देना है और 7 की जगह पर 9 लिख देना है। जब आप ये सारा काम कर लेंगे तो इस तरह का समीकरण आपके सामने बन करके आ जाएगा, ठीक है। इसको हमने सॉल्व करके ही बता दिया, क्योंकि जब आप पीडीएफ निकलवाएं तो परेशान ना होना पड़े, समझ में नहीं आया क्या कर दिया सर ने, ठीक है ना। तो इस तरह का समीकरण बन के आ जाएगा, जिसको सॉल्व करने पर 20 बराबर 20 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, इनमें से विषम संख्या बतानी है कि विषम चीज कौन सी है। रीजनिंग का प्रश्न है। आइए देखते हैं। शेर, लोमड़ी, गाय और भालू, आप बताइए कौन सा इसमें से विषम होगा। कमेंट में अभी कमेंट कर दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए कर दिए कमेंट। देखिए, शेर मांसाहारी होता है, लोमड़ी मांसाहारी होती है, भालू मांसाहारी होता है, लेकिन जो गाय है वो शाकाहारी होती है, वो घास खाती है। तो गाय आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गाय इनमें से अलग हो जाएगी, और यही आपसे पूछा था कौन सा विषम है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि गाय विषम हो जाएगा। चलिए 20 नंबर देखिए, ब्लड रिलेशन से प्रश्न आ गया है। देखिए, ब्लड रिलेशन में कह रहा है, एक अतिथि से रजत का परिचय कराते हुए अजय ने कहा, यानी अजय क्या कह रहा है, अजय है, ये एक अजय है, ठीक है, और एक जो है रजत है, ठीक है। अजय क्या कह रहा है उससे कि यह मेरे पिता, यानी कि अजय है, अजय का एक पिता है, ठीक है, ये अजय के पिता है। यह मेरे पिता की पुत्रवधू, यानी अजय का पिता जो है उसकी पुत्रवधू कौन होगी, जो अजय की पत्नी होगी, तो ये अजय की पत्नी हो गई, ठीक है। इसको माइनस से दर्शा दो। तो कहा ये मेरे पिता की पुत्रवधू, यानी इनके पिता की पुत्रवधू का इकलौता पुत्र है। कौन, ये अजय, ये रजत। रजत इसकी पत्नी का इकलौता पुत्र है। तो अजय रजत से किस प्रकार संबंधित है, अब आप बताइए। अजय रजत का कौन लगेगा, अजय रजत का कौन लगेगा, पिता लगेगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। फिर से करके बता देते हैं, परेशान मत होइए। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। देखिए क्या कह रहा है, एक अतिथि से रजत का परिचय कराते हुए अजय कहता है, तो अजय बना लो, ठीक है। ये रहा अजय, ये इसके पिता हैं, ठीक है, अजय के पिता। ये अजय की पत्नी है, और ये पत्नी का इकलौता पुत्र है, ठीक है। ये सन हो गया, ये पत्नी हो गई, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। अब यहाँ से देखिए, वह मेरे पिता की पुत्रवधू, यानी कि ये जो लड़का है ना, वो इसकी पिता की पुत्रवधू, यानी ये इसकी पत्नी हो गई, ठीक है, का इकलौता पुत्र, यानी ये जो है वो इसकी पत्नी का इकलौता पुत्र है। तो इसका कौन हो जाएगा, इसका यह पुत्र हो जाएगा। यानी कि ये जो अजय है वो इस लड़के का कौन हो जाएगा, पिता हो जाएगा, ठीक है। इसको आप वैसे भी सॉल्व कर सकते थे। देखिए, यहाँ पर केवल और केवल प्लस की बात की गई, यानी जेंट्स के बारे में पूछा गया है, तो जो आंसर होगा वो आपका जेंट्स ही होगा। एक बार आप लोग ऑप्शन की ओर देखिए, बहन, माता, पिता, दादी, बताइए इसमें जेंट्स कौन है, पिता है। केवल एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आप बिना देखे, बिना सॉल्व किए भी इस आंसर को सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर हमेशा आदमियों के बारे में पूछा गया है, यानी कि प्लस के बारे में पूछा गया है, महिलाओं का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है। और ऑप्शन में 3 ऑप्शन यहाँ पर महिलाएं दी गई हैं, एक ऑप्शन केवल पुरुष है, वो है पिता। यही आपका आंसर हो जाता, आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ता। तो ये भी आपको देखना है कि मैथ रीजनिंग के कुछ ऐसे सवाल हैं जो केवल ऑप्शन देख करके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन पर आप टाइम खर्च करेंगे तो फिर बाद में आपके पास टाइम कम पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें भी आपको जो इसमें से डिफरेंस है वो चेक करना है, असंगत को छांटना है। ऑप्शन देखिए, यू वी जेड एम एन पी एक्स वाई ए क्यू आर टी, बताइए इनमें से अलग कौन सा है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले शुरू के 2 अक्षर चेक किए कीजिए। यू के बाद में हमेशा भी आता है, हाँ सर, यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आता है, ठीक है। लिख लो, चलो, यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। यू के बाद तुरंत बाद में भी आता है। चलिए चारों ऑप्शन में चेक करते हैं, क्या ऐसा दिया गया कि यू के तुरंत बाद जैसे भी आ रहा है वैसे इसमें भी दिया गया होगा रिलेशन। चलिए देख लेते हैं। एम के तुरंत बाद में एन आता है, बिल्कुल सही बात है। एक्स के तुरंत बाद में वाई आता है, बिल्कुल सही बात है। क्यू के तुरंत बाद में आर आता है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि ये शुरू के 2 लेटर तो सर चारों ऑप्शन में समान है, कोई ना कोई अंतर तो होगा। तो लास्ट वाले लेटर पर काम करेंगे कि क्या अंतर है। बी के बाद में क्या आता है, डब्ल्यू एक्स वाई, यानी 3 लेटर बीच में आते हैं, उसके बाद में जेड आता है। अब चलिए बाकी पर चेक करते हैं। देखिए, एम एन, एन के बाद में पी कब आएगा, एम एन ओ, बीच में ओ आता है, ठीक है। तो एम एन ओ पी, यानी कि इसमें तो 1 लेटर का ही अंतर है। अच्छा, अगले में देखिए, वाई के बाद में एक्स वाई जेड, उसके बाद में इसमें भी 1 लेटर का ही अंतर है। क्यू आर एस टी होता है, इसमें भी 1 लेटर का ही अंतर है। यानी कि लास्ट वाले जो 3 हैं उनमें केवल केवल 1 लेटर का अंतर है, लेकिन इसमें 3 लेटर का अंतर है। यू भी डब्ल्यू एक्स वाई, उसके बाद में जेड आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, यही असंगत हो जाएगा। फिर से समझा देते हैं, देखिए ये पूरा लिख करके देखिए, पूरा लिख करके देखते हैं। यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, देखिए यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये पूरी लाइन लिख ली अपन ने, ठीक है। इसको लिखिए एम एन ओ पी, ठीक है। फिर एक्स वाई जेड ए, उसके बाद में क्यू आर एस टी। अब मिलाओ जरा,
भी के बाद में क्या आ रहा है? डब्ल्यू, एक्स, वाई 3 चीज़ें आ रही तब उसके बाद में जेड का नंबर आ रहा है। लेकिन बाकी के में देखिए एम, एन के बाद में केवल ओ है, फिर पी का नंबर आ जा रहा है। एक्स, वाई के बाद में केवल जेड है, फिर ए का नंबर आ जा रहा है। क्यू, आर के बाद में केवल एस है, फिर टी का नंबर आ जा रहा है। यानी कि इन तीनों में तो केवल 1-1 का गैप है, लेकिन इसमें 3 का गैप है और यही आपसे पूछा था कि कौन इसमें से विषम है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका विषम हो जाएगा। हमने लिख भी दिया ऑप्शन ए में भी और जेड के बीच में 3 लेटर आ रहे हैं और बाकी में जो है लास्ट वाले के बीच में केवल 1 लेटर ही आ रहा है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 22। किसी भाषा में, ये थोड़ा-सा कठिन प्रश्न है, ठीक है ना? क्योंकि कठिन प्रश्न भी आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं, तो एसएससी वाला एक प्रश्न हमने ले लिया है। चलिए समझ लीजिए, क्या है इसमें? किसी भाषा में ट्रेन को FHYQL लिख दिया जाता है, चेक को क्या लिखा जाएगा? अब इसमें देखना है आपको, थोड़ा दिमाग लगाना है कि ये कर क्या रहे हैं, ठीक है? ऑप्शन पर ही मत जाइए, केवल क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ट्रेन को ये लोग क्या लिख रहे हैं? TRAIN, इसको लिख रहे हैं FHYQL। इसमें ट्रिक क्या लगा रहे हैं? टी का उल्टा क्या होता है? जैसे ए का उल्टा जेड होता है, आपको पता है ए का उल्टा जेड होता है, ठीक है? बी का उल्टा वाई होता है, सी का उल्टा एक्स होता है, ऐसे टी का उल्टा क्या होता है? टी का उल्टा जी होता है, ठीक है? टी का उल्टा जी होता है और जी से 1 माइनस कर दीजिए। जी से 1 पीछे चलिए, क्या आएगा? एफ आएगा। आर का उल्टा क्या होता है? एस होता है। एस से 1 पीछे चलिए, क्या आएगा? एच आएगा। यानी कि इसमें ये क्या कर रहे हैं कि उल्टा कर दे रहे हैं। संख्याओं का उल्टा -1 कर रहे हैं। संख्याओं को मतलब उल्टा कर दे रहे हैं, जैसे जी का उल्टा टी होता है, टी का उल्टा जी होता है, उसके बाद में -1 कर दे रहे हैं, तो क्या जा रहा है? एफ आ जा रहा है, ठीक है? आर का उल्टा एस होता है, लेकिन -1 कर दे रहे हैं, तो क्या जा रहा है? एच आ जा रहा है। तो यहाँ पर अपोजिट -1 का पैटर्न चल रहा है। देखिए यहाँ पर अपोजिट -1। तो इसी तरह चेक को हम कैसे लिखेंगे? तो चेक में सी का उल्टा क्या होता है? सी का उल्टा एक्स होता है, ठीक है? एक्स में से 1 माइनस करिए तो क्या आ जाएगा? डब्ल्यू आ जाएगा। ऐसे होता है WXYZ। एक्स में से 1 माइनस करेंगे तो डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है? डब्ल्यू वाला ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है और आपको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर भी अगर आप चेक करना चाहते हो तो और कर लीजिए। एच का उल्टा क्या होता है? एस, लेकिन -1 कर दीजिए, क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। इस तरह से इस पैटर्न को फॉलो करते हुए, यानी कि अपोजिट लेटर -1, इसको फॉलो करते हुए ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? समझ में आ गया? फिर से समझाते हैं, आप देखिए अपोजिट लेटर -1 का यहाँ पर जो है सिस्टम चल रहा है। ऑप्शन अलग-अलग हैं, पहला लेटर अलग-अलग है, तो पहला लेटर ही प्राप्त करके, पहला लेटर ही ज्ञात करके आप जो है आंसर प्राप्त कर सकते हैं, पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है? तो अपन सी का उल्टा करते हैं, सी का उल्टा एक्स होता है, -1 कर दीजिए तो डब्ल्यू आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़िए, अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 23। अगर छिपकली रेंगती है, ठीक है? आप सबको पता है छिपकली रेंग करके चलती है, तो मेढक कैसे चलेगा? ये आपसे पूछा है। छिपकली बराबर रेंगना, तो मेढक बराबर क्या होगा? चलिए देखें, उछलना, सरकना, दौड़ना या फिसलना। आप सबको पता है मेढक क्या करता है? उछल-उछल के चलता है ना? मेढक जो है वो उछल-उछल के चलता है। जैसे छिपकली रेंग-रेंग करके चलती है दीवालों पर, वैसे मेढक उछल-उछल के चलता है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उछलना अपना सही आंसर हो जाएगा। चलिए कथन निष्कर्ष वाला एक प्रश्न देख लेते हैं, फिर मैथ का नंबर आने वाला है, ठीक है? परेशान मत होना, मैथ वाले एकदम परेशान हो जाते हैं, सर मैथ समझ में नहीं आता। काहे नहीं आएगा? अभी बताते हैं, देखो कथन क्या है? सभी, थोड़ा ऊपर कर लें ना, तभी तो अपना ऑप्शन क्लियर होगा। देखिए, सभी पेंसिल कलम है, तो पहले पेंसिल बना दीजिए। जितनी भी पेंसिल है ना, वो सारी पेंसिल कलम है, ठीक है सर? कलम है। उसके बाद में कुछ कलम रबड़ है, यानी कुछ जो कलम है वो रबड़ है। ये अपना डायग्राम बन गया। अब चलिए ऑप्शन देखते हैं। कुछ कलम पेंसिल हैं, कुछ कलम पेंसिल हैं क्या? बिल्कुल पेंसिल हैं। ये इतनी जो कलम है ये पेंसिल है ना? देखिए, ये जो पूरी पेंसिल जब कलम होगी, तो कुछ कलम तो पेंसिल होंगी, तभी तो उसको पूरे को घेरेंगी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। कुछ रबड़ कलम है, पहले से ही बोल रखा है, जब कुछ कलम रबड़ हैं, तो इतनी जो रबड़ होंगी वो कलम भी होंगी, यानी कि दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाएँगे। कौन-सा आंसर आएगा इसमें से? ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, दोनों ऑप्शन सही हैं। फिर से समझ लीजिए, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है, एक बार समझ में नहीं आते हैं। देखिए, सभी पेंसिल कलम है, यानी जितनी भी पेंसिल है ना, ये कलम है, ठीक है? कलम को के से लिख देते हैं। कुछ कलम रबड़ है, यानी कि कुछ कलम जो हैं, वो रबड़ हैं। ऑप्शन देखिए, अब ऑप्शन क्या कह रहा है? कुछ कलम पेंसिल हैं, आपको दिखाई दे रहा है ना, कुछ कलम जो हैं, जो इतनी कलम है, वो पेंसिल से टच हो रही है ना, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ रबड़ भी कलम है, तो आपको दिखाई दे रहा है जो इतनी रबड़ हैं, वो कलम के अंदर आ रही है ना, टच हो रही है ना, तो कुछ कलम भी रबड़ हो जाएँगी, यानी दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाएँगे। चलिए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, ये भी आपका सीरीज का प्रश्न है, इसको मैथ में भी रख सकते हैं, रीजनिंग में भी रख सकते हैं। चलिए, क्या हो रहा है इसमें देखिए, इसमें कह रहा है कि आपको अगला अंक बताना है कि अगला अंक क्या होगा। 2 के बाद में 4 आ जा रहा है, 4 के बाद में 12 आ रहा है, 12 के बाद में 48 आ रहा है। अब अगला अंक आपसे पूछा है।
अब इसमें अपन सबसे पहले मल्टीप्लाई वाला करते हैं, क्योंकि अगर तेज़ी से संख्याएँ बढ़ रही हैं, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करके देखेंगे, गुणा करके देखेंगे, ठीक है? चलिए, 2 में 2 का गुणा कीजिए, कितना आएगा? 4 आ जाएगा। 4 में 3 का गुणा कीजिए, कितना आएगा? 12 आ जाएगा। 12 में 4 का गुणा कीजिए, कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। अब 48 में क्या करेंगे? 2, 3, 4 क्या आता है अगला? 5 आता है, तो 48 में 5 का गुणा करेंगे, 240 आपका सही आंसर आ जाएगा। ज़्यादा कठिन नहीं था, थोड़ा-सा आप अगर प्रैक्टिस किए होंगे, तो सही आंसर आ जाएगा। जिन लोगों ने रीजनिंग वाली पीडीएफ देख रखी होगी, वो इन प्रश्नों को आसानी के साथ में सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है? समझ में आ गया ना? 2 में 2 का गुणा किया तो 4 आया, 4 में 3 का गुणा किया 12 आया, 12 में 4 का गुणा किया 48 आया। अब 48 में किसका गुणा करेंगे? 48 में जो अगला संख्या आने वाली है 5, उसका गुणा करेंगे और 240 अपना सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ से आपका मैथ शुरू हो रहा है। यहाँ पर थोड़ा हमने दिखा भी दिया कि गुणा 2, गुणा 3, गुणा 4, गुणा 5 का पैटर्न चल रहा है। चलिए, ब्याज वाला प्रश्न आ गया। ₹2500 की धनराशि पर 20% प्रतिवार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है। इसमें हम आपको ट्रिक बताने वाले हैं, बढ़िया सी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? जिनके भी मैथ की दिक्कत होगी, यहाँ पर आपकी सॉल्व होने वाली है। देखिए, अब इसमें बड़े-बड़े ऑप्शन हैं, छोटे ऑप्शन, सारे ऑप्शन हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे आपको 2500 दिखता है ना, जब आप जल्दबाजी में होते हैं तो 625 या 1250 आंसर लगा आते हैं, क्योंकि ये थोड़ा मिलता-जुलता रहता है, लेकिन इनमें से एक भी आंसर नहीं है, ठीक है ना? चलिए सॉल्व कर लेते हैं, कैसे इसका आंसर निकालेंगे। सबसे पहले 20% का वैल्यू क्या होता है? 20% की वैल्यू 1/5 होती है, बता रखी है आपको पहले से ही, ठीक है? 20 में 100 का डिवाइड दीजिए तो 1/5 आएगा। इससे पहले भी जब क्वेश्चन सॉल्व कराया था, आपको बताया था कैसे सॉल्व करना है। 5 में 1 जोड़ना है, यहाँ पर जो प्रिंसिपल हो जाएगा ये, ठीक है? और ये अमाउंट हो जाएगा। यानी ये मूलधन, ये मिश्रधन बनेगा। कैसे? मूलधन है 5, 1 जोड़िए, मूलधन में जोड़ते हैं तभी तो मिश्रधन आता है, तो 5 में 1 जोड़ा 6 आ गया। 2 वर्षों के लिए बोल रहा है ना, तो 2 बार ये काम करना है। फिर से 5 में 1 जोड़ा 6 आ गया। ठीक है सर, टोटल मूलधन निकाल लो, टोटल मिश्रधन निकालो। टोटल मूलधन 5 गुणा 5 कितना हो गया? 25। टोटल मिश्रधन 6 गुणा 6 कितना हो गया? 36। तो हमारे हिसाब से जो मूलधन है वो 25 आ रहा है, लेकिन सवाल में तो कह रहा है कि 2500 है, यानी कि इसका 100 गुना कर दे रहे हैं, ठीक है ना? तो 1 की वैल्यू यहाँ पर 100 आ जाएगी, 25 का 100 गुना 2500, ठीक है? अब यहाँ से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। ब्याज जानते हैं क्या होता है? ब्याज होता है मूलधन और मिश्रधन का जो डिफरेंस होता है, वही ब्याज होता है। तो 25 और 36 का डिफरेंस कितना आएगा? 25 में से 36 घटाओगे 9 आ जाएगा, ठीक है? तो हमारे हिसाब से 9 आ रहा है, लेकिन इन्होंने कहा था कि 100 गुना करना है, तो 9 का 100 गुना कर दो, कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपसे पूछते हैं टोटल मिश्रधन कितना हो रहा है? तो 36 है, हमारे हिसाब से 36 है, लेकिन हमको 100 गुना करना है, तो 36 में 100 का गुणा कर देंगे, 3600 आंसर आ जाएगा। आपसे पूछा क्या है? आपसे ब्याज पूछा है। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, तो ब्याज आपका 900 हो जाएगा, मिश्रधन आपका 3600 हो जाएगा, मूलधन आपका 2500 हो जाएगा। आया समझ में? फिर से समझा देते हैं, देखिए। 20% को चेंज कीजिए, ये आपको परसेंट में चेंज करना आना चाहिए। 20% को अगर आपको चेंज करना है डिवाइड में, तो 100 का भाग दे दो बस, और कुछ नहीं करना। चाहे 20 हो, 30 हो, 40 हो, कितना भी हो, 100 का डिवाइड दे दो बस, ठीक है? डिवाइड दिया हमने 20 पंचे 100, यानी 1/5 आ गया। यहाँ पर मूलधन, यहाँ पर मिश्रधन, यानी यहाँ पर प्रिंसिपल, यहाँ पर अमाउंट। प्रिंसिपल हमारा 5 है, 1 जोड़ेंगे, ठीक है ना? क्योंकि मिश्रधन में जब मूलधन में अमाउंट को जोड़ते हैं, तो मतलब आपका अमाउंट बनता है जब मुझसे उसको जोड़ते हैं, ठीक है? तो 5 में 1 जोड़ा क्या हो गया? 6 हो गया। फिर से 2 बार ये काम करना है, क्योंकि 2 वर्षों की बात की गई है, तो फिर से 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए, 5 पचे 25 होता है और 6 छंगे 36 होता है। हमारे हिसाब से मूलधन ₹25 आ रहा है, लेकिन सवाल के हिसाब से ₹25 नहीं है, उसका 100 गुना है, यानी कि 25 में इन्होंने 100 का गुणा कर दिया है। यानी कि इनके हिसाब से मूलधन ₹2500 है, हमारे हिसाब से 25 है। तो अब अपन को ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? जो आपका प्रिंसिपल में से जब अमाउंट को डिवाइड कर देते हैं, मूलधन में से मिश्रधन को घटाते हैं, तो अपन को चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आता है। तो 36 में से जब 25 को घटाएंगे तो 9 निकल के आएगा, लेकिन हमारे हिसाब से 9 आ रहा है, पर सवाल ने क्या किया? हर चीज़ का 100 गुना किया है, तो अपन भी 9 में 100 का गुणा करेंगे, तो 900 आपका आंसर आ जाएगा। अगर मिश्रधन पूछते तो 36 आ रहा था, 36 में 100 का गुणा करते 3600 आ जाता, ठीक है? समझ आ गया? अगर पूछते कि इसके बाद में कुल राशि कितनी हो जाएगी, तब आपको 3600 आंसर लगाना था। कुल राशि का मतलब है मिश्रधन आपसे पूछ रहे हैं, लेकिन इसमें स्पष्ट बता दिया कि चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, नाव वाला प्रश्न आ गया। नाव एवं धारा, बहुत लोग परेशान रहते हैं, लेकिन इसकी छोटी सी ट्रिक बताने वाले हैं आपको। देखिए, शांत जल में नाव की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के प्रतिकूल जाते समय 2 घंटे में नाव कितनी दूरी तय करेगी? देखिए, इसमें क्या कह रहा है? नाव की गति को x मानेंगे। नाव की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की गति, इसको हम y मानेंगे। धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो टाइम है, टाइम आपसे क्या पूछा है? प्रतिकूल जाते समय। अगर आपसे प्रतिकूल पूछे तो x माइनस वाई गुणा टी,
टी माने समय, ठीक है। अगर आपसे अनुकूल पूछे तो एक्स प्लस वाई गुणा टी। आपसे क्या पूछ रहा है? प्रतिकूल पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे? एक्स माइनस वाई यानी 8 माइनस 2 गुणा समय। समय कितना? 2 घंटे पूछ रहा है, गुणा 2 कर दो। 8 में से 2 गई, कितना बचा? 6, और 6 में 2 का गुणा करेंगे, कितना आएगा? 12 आएगा। तो कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी? 12 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। चलिए आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 12 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने सॉल्व करके बता दिया है। अगर धारा के प्रतिकूल पूछता है तो एक्स माइनस वाई गुणा टी, अगर धारा के अनुकूल पूछता है तो एक्स प्लस वाई गुणा टी, ठीक है। टी माने समय और ये दोनों दूरियां दी गई हैं, ये दोनों स्पीड दिया गया है कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। आ गया समझ में? चलिए 28 नंबर देख लेते हैं। देखिए, सुरेश अपनी कुल आय का 20% कपड़ों पर खर्च करता है, 10% खाने पर खर्च करता है, 30% बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करता है। बताइए कुल कितने प्रतिशत की बचत करता है? प्रतिशत के बारे में जब भी पूछा जाए तो आपको हमेशा 100 मानना है, ठीक है। यानी मान लीजिए उसके पास में टोटल धनराशि 100% है। सबके पास में धनराशि 100% होती है, ठीक है। अब चलिए 20% खर्च कर दिए कपड़ों पर, ठीक है, 20 जोड़ लो। उसके बाद में 10% खाने पर, 10 जोड़ लो, और 30% बच्चों की पढ़ाई पर खर्च कर दिए। टोटल 100 थे, इतने खर्च हो गए, तो बचे कितने? पहले जोड़ेंगे। 30 और 10 40, 40 और 20 कितना हो गया? 60। यानी 60% तो उसने अपनी पूरी कमाई खर्च ही कर दी। तो बचत कितने की? 50 की, 60 की, 40 की, या फिर कोई नहीं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब उसने 100 में से 60 रुपए खर्च कर दिए तो बचे कितने उसके पास में? 40 रुपए। घटा कर देख लो, 100 में से 60 उसने खर्च कर दिए तो बचे कितने? 40 रुपए, और 40 ही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर। चलिए 29 नंबर, इसका भी ट्रिक आपको बताएंगे। देखिए, समय एवं कार्य का प्रश्न है। ए किसी घर को अकेले 30 दिन में पेंट करता है, ठीक है भैया। एक ए है, किसी घर को 30 दिन में पेंट कर रहा है, और बी उसको 20 दिन में पेंट कर रहा है। कह रहे हैं कि दोनों मिलकर के कितने दिन में पेंट करेंगे। तो पहले आपको जैसे नॉर्मली सॉल्व करते हैं वो बताते हैं, उसके बाद में ट्रिक बताएंगे। पहली ट्रिक बता देंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। चलिए इसमें अपन क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं जिससे अपन को टोटल वर्क पता चल सके। तो 30 और 20 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा? 60 आएगा। एलसीएम निकाल करके आप देख लेना। अब 30 का डिवाइड 60 में दीजिए, कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। और 60 में 20 का डिवाइड दीजिए, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। यानी कि ए जो है वो 2 यूनिट काम करता है और बी जो है वो 3 यूनिट काम करता है। टोटल कितने काम हो गए? टोटल 5 यूनिट काम हो गया। लेकिन टोटल काम कितना है? 60 यूनिट है। अब कितने दिन में करेगा? तो 5 का डिवाइड 60 में दे दो, 12 आपका सही आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। फिर से बताएं, देखो, ए किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 20 दिन में कर रहा है। टोटल वर्क निकाला 60 आ गया। ए का 1 दिन में यूनिट का काम निकाला तो 30 का डिवाइड 60 में दिया तो कितनी बार गया? 2 बार। बी का निकाला कितना यूनिट काम करता है, बी का डिवाइड 60 में दिया, कितनी बार गया? 3 बार। यानी कि ये दोनों मिल करके 1 दिन में 5 यूनिट काम करते हैं। टोटल कितना काम है? 60 यूनिट काम है। तो कितने दिन निपटाएंगे? 5 का भाग 60 में दिया, 12 आपका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब एक ट्रिक बताते हैं आपको। ट्रिक क्या है? ट्रिक है आपकी ए इंटू बी अपॉन में ए प्लस बी। क्या ट्रिक है? ए इंटू बी अपॉन में ए प्लस बी। जब भी आपको ऐसा दिया जाए कि ए कोई काम को इतने दिन में करता है, बी कोई काम को इतने दिन में करता है, दोनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे, तो ये वाला सूत्र लगा देना। यहाँ पर लिख देना 30, ए की वैल्यू 30, बी की वैल्यू 20, ठीक है। और नीचे इन दोनों को जोड़ दो, 30 और 20 को जोड़ो, कितना आएगा? 50 आएगा, ठीक है। अब देखो, 0 से 0 उड़ जाएगा, ठीक है। अब 30 का गुणा 2 में करो, कितनी बार जाएगा? 60 बार जाएगा। और नीचे 5 है, 5 से 60 को काटो, 12 आंसर आ जाएगा। समझ गए? आगे बढ़ लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। दो संख्याएं 6:7 के अनुपात में है। यदि इन संख्याओं के बीच का अंतर 16 है तो संख्याएं कौन सी होंगी, यह आपको ज्ञात करना है। जब भी आपको अंतर दिया गया हो तो कुछ खास नहीं करना, इन दोनों का ही अंतर निकाल दो, ठीक है। इन दोनों के रेशियो में क्या अंतर है वही निकाल दो। कह रहे हैं कि 6:7 के अनुपात में है। बताइए क्या अंतर आ रहा है? 6 और 7 का डिफरेंस कितना होता है? 1। यानी 1 की वैल्यू 16 है। बस अब आपको पता चल गया 1 की वैल्यू 16 है। तो अब आपसे पूछा है कि बताइए वो संख्या क्या है। एक संख्या 6 है, एक संख्या 7 है, लेकिन 1 की वैल्यू 16 है। तो बस 16 का गुणा 6 में कर दीजिए, 96 आ जाएगा। 16 का गुणा 7 में कर दीजिए, 112 आ जाएगा। तो सही आंसर 96 और 112 हो जाएगा। समझ गए कैसे? 6 और 7 दिया है, इसको 6x मान लो, 7x मान लो। इनका डिफरेंस निकालो, कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक है। लेकिन 1 नहीं आ रहा है, सवाल कह रहा है 1 नहीं है, 16 है, ठीक है। यानी 1 की वैल्यू 16 है। तो अब आपसे पूछ रहा है संख्या क्या है, तो 16 का गुणा 6 में कर दो, 96 आ गया। 16 का गुणा 7 में कर दो, 112 आ गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैथ वाली थोड़ी क्लास लंबी हो जाती है, ठीक है ना। चलिए 30 प्रश्न आपके यहाँ पर समाप्त होते हैं। मैथ भी करा दिया, रीजनिंग करा दिया और कंप्यूटर करा दिया, योजनाएं करा दी। अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो अब आप क्या करना है, आपको लाइक करना है, सिर्फ शेयर करना है सभी दोस्तों के पास में।
व्हाट्सएप ग्रुप में हर जगह शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए और जितने भी नोट्स हैं ₹128 पे करके आपको इस व्हाट्सएप नंबर से प्राप्त कर लेना है। नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई, सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर क्या है, वहाँ पर राकेश यादव सर के मैथ के क्लास नोट्स डले हुए हैं। इसके अलावा नीतू मैम की इंग्लिश की बुक डली हुई है, वहाँ से भी आप लोग जो है वो नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, राकेश यादव सर के और नीतू मैम के। बाकी जो महिला परीक्षक के नोट्स हैं वो आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके प्राप्त कर लेना, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल अगला प्रैक्टिस सेट आपका आएगा पर्यावरण का, वो पर्यावरण कह रहे हैं, सॉरी, पोषण एवं स्वास्थ्य का। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।